काश बेटी की विदाई के वक्त ये ना कहा होता। आइए सुनते हैं इस कहानी को। ये क्या हाल बना रखा है बेटा, तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने? वाकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। विनय जी ने अचंभित होकर बोला, पापा, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है तब से वैसे ही जेठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीनों लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं महीनों आराम करूं। चेतना ने अपने बिखरे बाल को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब ये नहीं कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान न रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान न रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरी बेटी है या कोई और। विनय जी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। शायद एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों को सजल होने की इजाजत नहीं दी। तभी चेतना की साँस आ गई। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? चेतना बहू, तू थोड़ी देर वाकर छोड़ कर भी चल लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो बाथरूम में। तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा हम भर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम हो कि वाकर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पता है समझी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जेठानी उठाती हैं। अब आप ही समझाओ इसे कि इतना लापरवाह ना बने। चेतना की सास ने नाराजगी जाहिर की और वहां से चली गई। विनय जी अपनी मंझली बेटी चेतना के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले चेतना की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। चेतना की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था। इसलिए विनय जी ने चेतना का विवाह बहुत सोच समझ कर और जांच परख कर किया था। चेतना के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक थे। विवाह के बाद विनय जी भी चेतना की तरफ से निश्चिंत और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए थे। कुछ दिनों बाद अपनी तीसरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। चेतना ने भी कभी फोन कर या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बार सिर्फ मायके आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी चुप्पी में उसकी प्रसन्नता नजर आई। आज विनय जी तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में चेतना के शहर किसी लड़के से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वो चेतना से मिलने उसे बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो चेतना को पहचान नहीं पाए। पाँव में गरम पट्टी बंधी अस्त व्यस्त चेतना वाकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। विनय जी चेतना की सासू माँ की बातें सुनकर हतप्रभ थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी की इस हालत पर भी उसकी सास उसको ताना दे रही है। चेतना को दर्द है तभी तो वाकर पर चल रही है, और बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही हो तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही, जिसे उन्हें और तुम्हारी जेठानी जी को करना होता है? विनय जी ने चेतना के सिर पर हाथ रखकर बोला, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने ही नहीं देती। मेरी जेठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही हैं, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा देर खड़े होने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई। नौकरों को हटा दिया गया और कहा गया कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है। मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की काम वाली बनकर आई हूँ। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। चेतना अपने पिता के आगे ज्यादा देर कठोर न बन पाई। उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दिया। बेटी के दर्द से विनय जी भी रो पड़े और बोले, एक बार तो बताया होता बेटा कि तुम्हारी ये हालत है। मैं तो तुम्हारी संपन्नता से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ नहीं। पापा, वो जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी का ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया उन्हें मिला है, इसलिए वो सबों की हाथ की कठपुतली बन गए हैं और मेरी भी वही स्थिति बना रखी है। चेतना बोली, बेटा, घर का काम करना, सबों का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं,
लेकिन खुद बीमार होकर स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना, ये तो दब्बूपन है। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? ये तो घरेलू हिंसा है। विनय जी ने दुख से कहा। पापा, दीदी के तलाक के बाद आपने उसके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसने जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्तों को निभाने का ज्ञान दिया। कभी ये नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त आपने मुझसे यही कहा था, तेरा घर बसना चाहिए, तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरा पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया। चेतना ने दबी आवाज में विनय जी के गले लगकर कहा। विनय जी ग्लानि और पश्चाताप से पिघल गए। उन्हें अफसोस होने लगा। काश वो अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वो अपनी बड़ी बेटी की तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते। काश काश। क्या हुआ समधी जी, आप चाय नहीं पिए क्या? चीनी विनी नहीं डाली क्या आपकी बेटी ने? आजकल खोई खोई सी रहती है। चेतना की सास फिर से ताना मारने लगी। समधन जी, मेरी बेटी अपने सूजे पांव लेकर काम कर रही है, वो भी वाकर पर। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता? घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब चेतना का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं, कहाँ गए सबके सब? विनय जी झल्ला पड़े। उनकी आवाज से घर के और सदस्य भी बाहर आ गए। विनय जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज आवाज में कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा घर है, आपका कबाड़ खाना नहीं। चेतना की सास बोली। आपकी बहू उसी कबाड़ खाने में वापस जा रही है। मुझे आज उसकी हालत का पता लगा। आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई? डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला है और आप लोग इसे वाकर देकर काम करवा रहे हैं। आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेंट डालता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये बोलकर विनय जी ने चेतना का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे लेकर दरवाजे से निकल गए। चेतना की जेठानी को ठंड में भी पसीना आ रहा था। उसके जेठ जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फोन मिला रहे थे और सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जाकर बैठ गई थी और माफी की गुहार कर रही थी। चेतना के पिता के इस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार थरथरा रहा था और सोच रहा था, काश उन्होंने चेतना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, क्योंकि गलती करने वाले को भी ये पता होता है कि उसका यह काम गलत है। परंतु एहसास तभी होता है जब कोई दूसरा उसकी गलती का एहसास उसे करवाता है। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।